हे वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। ओलंपियाड बेस कैंप की सीरीज चल रही, एकदम खटाखट खटाखट लेक्चर आ रहा है। क्या बोलती पब्लिक? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आज इस ओलंपियाड बेस कैंप की सीरीज में हम मैकेनिक्स से थोड़ा सा हट के बात करने वाले हैं। थोड़ा सा हटेंगे, ज्यादा नहीं हटेंगे, क्योंकि आप देख चुके हो कि वेक्टर रिजल्टेंट लिखा हुआ है, लेकिन कहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो मैकेनिक्स की ही बातें कहीं रहेंगी, वेक्टर्स वेक्टर्स के ही आसपास रहेंगे, लेकिन कुछ बेसिक चीज हट जाएगी जिसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, वहां पे सिर्फ पार्टिकल 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 होता था, यहाँ पे पार्टिकल पार्टिकल नहीं, चार्ज चार्ज होगा। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। तो बाबा बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। आग लगे दुनिया में, तुम तो इधर देखो भैया, भैया भैया भैया। ठीक है, हाँ जी। तो क्या समझती है बात पब्लिक? पब्लिक क्या समझती है बात? इधर देखिए पब्लिक, पब्लिक इधर देख, पब्लिक पब्लिक इधर देख। यार देख, मैं तुझसे ना बहुत छोटी छोटी बातें करने वाला हूँ। वहीं से बात शुरू करते हैं जहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जरूरत पड़ी नाम रखने की, वहीं से बात करते हैं। यार हुआ क्या ना कि साइंटिस्ट लोगों ने ना छोटे छोटे पार्टिकल को पकड़े, छोटे छोटे पार्टिकल को पकड़े, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा भाई ठीक है, इनको अट्रैक्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये मास है। क्या है? मास है। ये माइनस माइनस तो बाद में रखा गया, बस ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। उन्होंने कहा भैया अट्रैक्ट करना चाहिए। उसने कहा ठीक है, अट्रैक्ट करना चाहिए। सबने कहा ठीक है, अट्रैक्ट करना चाहिए। अट्रैक्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही होगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना? एम ई। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? एम ई। उनके अकॉर्डिंग दीज टू इलेक्ट्रॉन्स मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन को हम पकड़ के ले गए, उनको पास पास रख के देखा। रख के देखा का क्या मतलब है? मतलब उनका ऐसा एजम्पशन था कि यार इनको अट्रैक्ट करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगी। उसका कुछ मास भी होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। दैट्स इट बड़ी। इधर देखो। तो भैया उन्होंने कहा ठीक है, अट्रैक्ट करना चाहिए। अट्रैक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी? ग्रेविटेशनल फोर्स G m e डिवाइडेड बाय, इनको जितनी दूरी पे रखा गया, फॉर एग्जाम्पल हमने r डिस्टेंस पर रखा, तो दिस शुड बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, इसका बिल्कुल ही उल्टा हो रहा था। वहां पे रिपल्शन हो रहा था, और रिपल्शन जो हो रहा था इससे बड़ी फोर्स के साथ। इससे बड़ी फोर्स के साथ रिपल्शन हो रहा था। मतलब ये जो भी फोर्स कैलकुलेट करके आएगी, जी की वैल्यू होती है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻11, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो जी की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देंगे। आर फॉर एग्जांपल मान लो 1 मीटर की दूरी पर तुमने इनको रख दिया, तो बाबा कोई एक फोर्स निकल के आई, कोई एक फोर्स निकल के आई। और उनके थ्योरेटिकल वैल्यू ये थी जो उन्होंने एज्यूम करके रखी हुई थी कि इस फोर्स से दीज टू इलेक्ट्रॉन मस्ट अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन जब हमने वहां पे पाया समथिंग डिफरेंट, समथिंग एंटायरली डिफरेंट, दीज टू पार्टिकल्स आर रिपेलिंग ईच अदर, बट विच इज ऑफ बिगर मैग्नीट्यूड देन दिस। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड इससे भी ज्यादा बड़ा था भाई। तो भाई एकदम दिमाग हल्लन, एकदम पगला गया यार, क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है पब्लिक, इधर क्या हो रहा है। एकदम दिमाग का एकदम सुन पड़ चुका है भाई। मेडूसा मॉमी सब हो चुका है एकदम खतरनाक। तो भैया बात सुनो, क्या हुआ कि उन्होंने कहा यार क्या करें अब, ये रिपेल क्यों कर रहे होंगे? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब कोई एक नई फिजिकल क्वांटिटी को जन्म देते हैं। क्योंकि कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था यार, क्यों रिपेल कर रहे होंगे, क्या है, क्यों, कुछ नहीं पता। तो जिस फोर्स से रिपेल कर रहे थे, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इस फोर्स से कहीं बड़ा था। ठीक है, एक्चुअली में जो ये फोर्स मिली हमें, इसको मैं कुछ एफ नॉट कह रहा हूं फिलहाल, या एफ सी कह दूं, एफ सी कह दूं, बुरा ना मानो तो। ठीक है, एफ सी, कुलम, कुलम के नाम का सी लगा दिया। इधर कोई साइंटिस्ट था, ऐसा बात करते हैं बस। तो बाबा ये जो फोर्स अब यहां पर एक्चुअल में मिल रही थी, ये फोर्स को हमने इसी के जैसा एक फॉर्मूला देने की कोशिश की। और कोशिश क्या की, मतलब हमने समझा इस बात को। अब यहां से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। कहानी समझ में आई कि उनको लगा था कि अट्रैक्ट करेंगे, मासेस है, ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए दोनों के बीच में, लेकिन उसका कुछ उल्टा मिला, और मिला बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का, इससे बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का। ठीक है, ये कुछ आती है 10⁻36 टाइम्स। ये वाली जो फोर्स है, ये वाली फोर्स आती है 10⁻67 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻67 न्यूटन। ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर की ये आती है। ये थ्योरेटिकल वैल्यू थी, लेकिन जो एक्चुअल में मिल रही थी वो थी
10⁻⁻24 न्यूटन के ऑर्डर की। ये एक बेस वैल्यूज है, इनको याद रखने की कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। मैंने भी कहीं एक लिख रखी है जो मुझे बताने में ऐसा अच्छा लगता है बच्चे को फील देने के लिए कि यार ये इस ऑर्डर की एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन इस ऑर्डर की मिली और कैसी मिली, रिपल्सिव मिली। कैसी मिली, रिपल्सिव मिली। रिपल्सिव ये थी अट्रैक्टिव, ये उनकी थ्योरेटिकल थी। अट्रैक्शन में आ रहा था, ये था एजम्पशन, एजम्पशन था, एज्यूम, एजम्पशन था, ठीक है। और ये क्या था, एक्चुअल में कुछ दुनिया ऐसी थी। तो भैया उन्होंने कहा कि भैया अब क्या करते हैं, इस फोर्स को, जो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये जो रिपल्शन मिल रहा है यहाँ पर, एफ सी जिसको मैं कह रहा हूँ, एफ सी जिसको मैं कह रहा हूँ, उसको हम स्टडी करते हैं। तो स्टडी करो तो क्या पता लगा मेरे भाई, इधर देख कि दो इलेक्ट्रॉन रख दिए, अगर दो इलेक्ट्रॉन रख दिए, इधर रख दिया दो इलेक्ट्रॉन, इधर रख दिया सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ही हमने इसको डबल किया, यहाँ वाले को डबल किया, तो फोर्स भी डबल हो गई, फोर्स भी क्या हो गई, डबल हो गई। तो ये जो एफ सी थी, ये दोनों पर जो लग रही थी, पहली बात तो ये दोनों बराबर मैग्नीट्यूड की लग रही थी, इक्वल फोर्स से रिपेल कर रहे थे दोनों, ठीक है। और भैया 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 ये फोर्स भी क्या हो गई, डबल हो गई। अब ये 2Fc हो गई, एक चार्ज को डबल करने से ये कितनी हो गई, 2Fc हो गई। बहुत ही शानदार मजेदार बात हो गई। उसने कहा चलो इधर भी रख के देखते हैं, इधर भी रख के देखते हैं, चलो कुछ काम करके देखते हैं। तो ये कर दिया हमने, इधर को डबल कर दिया, इधर भी डबल कर दिया हमने, एक और रख दिया इलेक्ट्रॉन। तो भैया ये फोर्स हो गई 4 टाइम्स। आग लग गई दुनिया में, भाई ऐसा क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब ये दोनों चार्जेस पर डिपेंड करती है, ये फोर्स दोनों चार्जेस पर डिपेंड करती है। तो जो चार्ज या ओ ओ सॉरी, चार्ज नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और जितना नंबर बढ़ता चला जाता है, जितना नंबर बढ़ता चला जाता है उसके प्रोपोर्शनल है। मतलब इधर बढ़ाएंगे वो मल्टीपल, इधर बढ़ाएंगे तो मल्टीपल, इधर डबल किया तो डबल हो गई, डबल तो ऑलरेडी थी, इधर भी डबल कर दिया तो 4 टाइम्स हो गई। तो वो समझ गए कि ये जो एफ सी है, ये इधर वाले जो पार्टिकल है उनके भी प्रोपोर्शनल है, और इधर वाले जो पार्टिकल हैं उनके भी प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रही बात आपको। अब हम बेसिक इस पे आते हैं, जो सबसे पहले बात हो रही थी। ये वाली फोर्स किस ऑर्डर की थी, 10⁻⁻24। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स किए गए, और कभी डिस्टेंस बढ़ा के देखा, कभी एक साइड पार्टिकल्स बढ़ाते गए, कभी एक साइड पार्टिकल बढ़ाते गए, कभी दोनों साइड बढ़ाए। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये देखा कि यार ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है, ये फोर्स दोनों साइड, यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम कर ली, यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी एज्यूम कर ली, जिसको हमने क्या नाम दिया, चार्ज। और हमने कहा वो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, वो दोनों दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों के ऊपर जो भी होगा एक फिजिकल क्वांटिटी को नाम दे दिया हमने चार्ज, कि दोनों पर ये कुछ भी हो सकता था। इसको तुम कलर बोल देते उस टाइम पे जब था, तुम इसका जो भी बोल देते, वेट बोल देते, उस टाइम पे जो भी था। तो उन्होंने सब कुछ ये टर्म्स रखी जा चुकी थी, एक नई टर्म दी चार्ज, एक नई टर्म दी चार्ज, ठीक है। तो उसने ये देखा कि वो जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वन वाली साइड टू वाली साइड, वन और टू दोनों आइडेंटिकल हैं, तो Q1 इक्वल टू Q2 है, उसके प्रोपोर्शनल है। उन्होंने ये भी पाया कि जो उनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस अगर डबल करते हैं तो फोर्स 1/4 हो जाती है। दोबारा सुन लो, डिस्टेंस अगर डबल करते हैं तो फोर्स 1/4 हो जाती है। चार्ज को डबल करते हैं, एक साइड के चार्ज को डबल करते हैं तो फोर्स डबल हो जाती है। दैट मीन्स दे डिपेंड ऑन लीनियरली, दे डिपेंड ऑन ईच अदर विद लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। और दूसरे को डबल करते हैं चार्ज को तो भी फोर्स डबल हो जाती है। तो दूसरे वाले चार्ज के ऊपर भी वो लीनियरली डिपेंड कर रही है, कौन, फोर्स। तो ऐसा कुछ रिश्ता बन के आ गया, ठीक है। लास्ट में एक जरूरत पड़ी हमारे पास किसकी, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। तो ओवरऑल जो कुलम्बिक फोर्स है उसमें ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, K Q1 Q2/r²। इतनी बकवास मैंने सिर्फ इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए की है। मास्टर, क्या वो पार्टिकल वाली बात भी बकवास थी? नहीं नहीं, वो बिल्कुल सच बात है। हमारी H.C. वर्मा किताब में भी लिखी हुई है ये सारी बातें, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बकवास बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल सेटअप है कुछ समझाने के लिए ऐसे कि यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो K Q1 Q2/r², ये एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया हमारे पास कुलम्बिक फोर्स का, जो दो चार्जेस के बीच में इंट्रैक्शन फोर्स होती है। इसी ये जगह की लगभग मैं यहाँ तक, अब बात मैं अगली स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। ये एक फॉर्मूला है, बेसिकली क्या है फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला के बारे में तो बात बोल दूं एक, के कौन है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कांस्टेंट।
कांस्टेंट है लेकिन ये मीडियम पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट फॉर ए मीडियम, किसी एक मीडियम के लिए फिक्स होता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, दिस फॉर्मूला के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 एंड Q2। आ जाओ समझते हैं बातों को। इसके साथ कुछ कंडीशंस भी हैं। तो ये जो दो चार्ज हैं, एक ये Q1 और एक Q2, ये रुके हुए बैठे हैं भैया। ठीक है, ये रुके हुए बैठे हैं, Q1 एंड Q2 एक दूसरे के फिक्स्ड डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, स्टैटिक्स, ओके, स्टैटिक्स। इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, इनके बीच का जो सेपरेशन है ये ना बदल रहा हो। ठीक है, तब हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं। ये जो फॉर्मूला हमारे पास तैयार हुआ है कि Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसके साथ एक कंडीशन भी है। वो कंडीशन ये है कि ये जो चार्ज पार्टिकल हैं एक दूसरे के साथ रिलेटिव मोशन में नहीं होने चाहिए, मतलब ये सेपरेशन जो है ये वक्त के साथ बदल ना रहा हो। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, ये सेपरेशन बदल ना रहा हो, और बदले भी तो इस तरीके से बदले कि ये ये मुझे इसके बारे में बात टच नहीं करनी चाहिए बस, लेकिन मैं एक बात बोल के जरूर निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि समय का अभाव है, यहाँ पे बहुत सारी बातें कवर नहीं हो सकती। यहाँ पे मैं आपको ये कोलम्बिक फोर्स, इसको मैकेनिक्स वेक्टर रिजल्टेंट के साथ, वेक्टर्स के साथ कैसे मिक्स किया जाए, इस लेक्चर में मैं सिर्फ ये समझाने आया हूँ। तो जिस डायरेक्शन में भी हमारा डिस्कशन जा रहा है ये थोड़ा सा खिंच सकता है। ठीक है, और वो हमारा आज का टारगेट नहीं है, इसलिए मैं वहां से बाईपास कर रहा हूँ। फिलहाल बस इतनी बात कहना चाहूंगा कि ये मीडियम पे डिपेंड करती है और ये दो चार्जेस फिक्स होने चाहिए। फिलहाल के लिए आप इतना मानो कि ये फिक्स होने चाहिए। ठीक है, रेस्ट पर होने चाहिए, इसीलिए हम इसको एक ऐसी बात बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसी फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रो समथिंग रिलेटेड विद चार्ज, और यहाँ पे जो ये स्टैटिक वर्ड है, स्टैटिक्स, ये बताता है कि रेस्ट पर है। ये क्या बताता है? कि रेस्ट पर है, और ये बताता है कि चार्ज है। इलेक्ट्रो रिलेटेड विद चार्ज, स्टैटिक्स जो है वो रुकी हुई चीज है। तो जब भी हम चार्जेस की स्टडी करते हैं, उनके इंट्रैक्शन की बात करते हैं, या उनके आसपास, उनकी वजह से जो आसपास की सराउंडिंग में इन्फ्लुएंस है उसकी स्टडी करते हैं, ठीक है, उनकी वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात करते हैं, तो हम इस पूरी स्टडी को, इस पूरी ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कह देते हैं। तो डेफिनेशन मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में, आप प्लीज चाहो तो लिख लो, नोट कर लो, या सुन के आप साइड में रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, लेकिन फिर वही बात, मैं चार्जेस की बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ बात करूंगा जो हमारी फोर्स से रिलेटेड होगी। ठीक है, चार्जेस के बारे में भी आप चाहें तो थोड़ी बहुत बात सिर्फ इतनी कह सकता हूँ कि वही जो आप 8वीं क्लास में पढ़ चुके हो, दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ये तो बहुत ही बेसिक हो गया। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, वो दो तरीके के हैं, उनको हम नाम ब्लैक एंड व्हाइट भी दे सकते थे। सर पॉजिटिव नेगेटिव ही क्यों होता है? तो ब्लैक एंड व्हाइट भी कह सकते थे, 0 और 1 भी कह सकते थे, ट्रू और फॉल्स भी कह सकते थे। उन्होंने पॉजिटिव प्लस और माइनस के साइन को मल्टीप्लाई डिवाइड भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने चुना एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, और उसको स्टैंडर्ड बना दिया, हर किताब में वही छप गया, सब थ्योरीज में आगे उसी को रेफरेंस मान के चलने लगे। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बहुत ही सही बात। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये चार्ज आता ही क्यों है इसके बारे में बात करूंगा, थोड़ी सी कर लेता हूं। कॉज ऑफ चार्ज क्या है? कॉज ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ यार। ये चार्ज जो है ना, मास्टर तूने फोर्स पहले बता दी, चार्ज अभी बाद में बता रहा है। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये जो चार्ज है ना, बेसिकली क्या है, ये एक बॉडी है। हम ये जानते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कुछ प्रोटॉन्स होते हैं।
एक नेचुरली अकरिंग एटम, बॉडी नहीं है, इसको एटम मान लो, ये एक नेचुरली अकरिंग एटम है। कौन है ये? नेचुरली अकरिंग एटम, नेचुरल एटम, नेचुरली अकरिंग एटम, नेचुरल एटम। तो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए कैसा है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो अभी क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बड़े हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये बॉडी ऐसी हो जाएगी कि यहाँ पे प्रोटॉन्स की सरकार है। ठीक है, आजकल सरकार सरकार खूब चल रहा है। और एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ने सरकार बना ली। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? ठीक है भाई, हमने वहां पे जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था और एक न्यूट्रॉन था, हमने बारी बारी सारे पेयर बना के चेक किया था, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, और कौन कौन से शेयर हो सकते हैं, ई ई ई पी ई एन हो सकता है, और यहाँ पर कौन हो गया फिर, पी एन पी पी हो गया, पी पी रह गया। हमने ये माना कि ये रिपल्सिव मिला हमें, जब प्रोटॉन प्रोटॉन साथ साथ बिठाया गया तो रिपल्सिव मिला, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन साथ बिठाए तो अट्रैक्टिव मिले। ठीक है, तो हम इतना तो समझ गए कि इनके बीच में कुछ यहाँ पे जैसा है वैसा ही यहाँ पर भी सीन है, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा है, यहाँ पे कुछ उल्टा है, और यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई रिपल्शन नहीं। जब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को पास बिठाए तो हम समझ गए कि ये चार्जलेस है, ये भी चार्ज वाले, ये भी चार्ज वाले, और इन दोनों पे कुछ उल्टी बात है। तो हमने ऐसा किया कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिव पकड़ा दिया, और एक एक को नेगेटिव पकड़ा दिया, एक को पॉजिटिव पकड़ा दिया। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं था कि यही पॉजिटिव और यही नेगेटिव हो, बस किसी को तो पॉजिटिव देना ही था और किसी को तो नेगेटिव कहना ही था, अपोजिट बताने के लिए, ब्लैक एंड वाइट, ट्रू फॉल्स, 0 1 करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो हमने एक को माइनस पकड़ा दिया और एक को प्लस पकड़ा दिया, नाम है ये। तो एक इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, तो हमने कहा भैया ये वाली बॉडी हो गई नेगेटिवली चार्ज, ये बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज, ये बॉडी क्या हो गई मेरे बच्चों, नेगेटिवली चार्ज, और ये वाली बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, ये वाली बॉडी क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अरे वाह वाह। और जब ये ऐसे थे तो ये न्यूट्रल थे, कोई चार्ज नहीं था। तो कॉज ऑफ चार्ज की बात क्या करूं, इलेक्ट्रॉन का आना और जाना ही चार्ज को पैदा करना है। द कॉज ऑफ चार्ज इज the unbalance, the cause of charge is unbalancing of number of electron and proton। ठीक है, जब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर आपस में बैलेंस नहीं होगा तब तब उस बॉडी को चार्ज कहा जाएगा। नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, समझ में आ रही बात? ये मैंने क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि एक सर आके मुझे जीप चिढ़ा रहे थे, तो मैंने उनको भी ऐसे ही कर दिया। मैं पीछे थोड़ी रहूँगा यार, वो इस बात का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि ये रिकॉर्डिंग कर रहा है तो ये तो कर ही नहीं सकता, मैंने कर दिया। ठीक है, और अब मैं उधर नहीं देख रहा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, इट डिपेंड्स, द नेचर ऑफ चार्ज इज नेगेटिव और पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बात समझ में आई आपको? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए तो मैं उसको क्या कह दूंगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी कह दूंगा। अगर उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन से तो मैं उसको पॉजिटिवली चार्ज कह दूंगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो मैं बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज बॉडी की बात है। ठीक है, और ये कोई आसमान से नहीं उतरे थे कि नेगेटिव नेगेटिव कहेंगे, ये सिर्फ हमने सब बनाया है, ये सिर्फ हमने सिर्फ बनाया है। ठीक है, ये मुजस्सिमा हमने सिर्फ बनाया। तो हम इसकी बात कर रहे थे, वापस आ जाते हैं इसी बात पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम चार्जेस को स्टडी कर रहे हैं, उनके इफेक्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, कि जबकि चार्जेस रुके हुए हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन दी चार्जेस। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ इसके बारे में मैं बहुत बात अभी नहीं कर सकता, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्लीज़। लेकिन उनके बीच में बस आप इतना समझो कि रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, ये जो सेपरेशन है ये चेंज ना हो रहा हो, ये जो सेपरेशन है ये चेंज ना हो रहा हो, तब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। ये चलें
तो साथ साथ चल रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, तो इनके बीच में आप ये जो सेपरेशन है ये तो नहीं बदलेगा, दोनों सेम स्पीड से ऐसे चल रहे हैं तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो तो सेम रहा ना इतना। ये दो चार्जेस हैं, ये सेम वेलोसिटी से ऐसे जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी ऐसे जा रहे हैं, या ये चार्ज पार्टिकल एक यहीं पे रहा है और दूसरा इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा है एक सर्कल में, ठीक है, इसको सेंटर मान के, तो इसका जो सेपरेशन है क्या वो हर वक्त सेम है? तो तब ऐसी जगह पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला ये फॉर्मूला, इंट्रैक्शन फोर्स निकालने वाला फॉर्मूला, ये इक्वली एप्लीकेबल है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये वाला चार्ज पार्टिकल भागने लग जाए, ये वाला चार्ज पार्टिकल भागने लग जाए, ये वाला चार्ज पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में भागने लग जाए, ठीक है, अब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। फिलहाल मुझे खींच ही लाया ना तुम, मास्टर हमने कहा खींचा, तो खुद ही खींच गया। ये थोड़ा सा टिपिकल है इस सीरीज में, बहुत सारी बातें टच करते हुए कहीं कहीं से निकलना और कहीं पे ज़्यादा टाइम देना कहीं पे ना देना, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए भी टिपिकल है, लेकिन कोशिश रहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप तक बातें पहुंचा दें कम से कम टाइम में, ठीक है। तो फिलहाल इतनी ही बात कि यार ये k q1 q2/r² क्या है, दिस फॉर्मूला गिव्स यू the magnitude of interaction, the magnitude of force of interaction between the two charges separated by r distance, ठीक है। this formula gives you the interaction force, uh, gives the magnitude of interaction of forces between charges q1 and q2 separated by r distance, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो ये फोर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो, तो ये फोर्स ऑफ पॉजिटिव ने, हाँ, तो रिपल्सिव हो जाएगी, और पॉजिटिव नेगेटिव हो नेगेटिव पॉजिटिव हो सेम ही थिंग है, तो वो अट्रैक्ट करने लगेगा। क्या भाई तुम्हें मेरी बात इतनी समझ में आ गई? बहुत ही शानदार, मजा ही आ गया, आग लग गई दुनिया में। तो इसके ऊपर कुछ सवाल वाल के लिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ठीक है जी, तो में नहीं चलेगा, चल जाएगा, ठीक है, फिक्स्ड होगा तो आर चल जाएगा, ठीक है। और ये के जो है ये मीडियम डिपेंडेंट है, इस के की भी एक दुनिया है, इस के का एक नाम तो क्या ही कहूँ, बस ये वैल्यू है इसकी 9 × 10⁻⁹, जैसे कैपिटल जी होता था 6.67 × 10⁻⁻11, इसी तरह ये होता है 9 × 10⁻⁹, यूनिट हो जाती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम होती है। बात समझ में आई आपको? चार्ज जो है वो उसकी यूनिट क्या है? कूलम है, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या हो चुकी है? कूलम। और ये एक मीडियम डिपेंडेंट है, ये जो वैल्यू है फॉर वैक्यूम है, ठीक है। के इज मीडियम डिपेंडेंट, इट इज मीडियम डिपेंडेंट। तो सर ये 9 × 10⁻⁹ किसके लिए है? ये फॉर वैक्यूम है, फॉर वैक्यूम, VACUUM, फॉर वैक्यूम एयर और फ्री स्पेस, ठीक है जी, एयर वैक्यूम और फ्री स्पेस, इट इज मीडियम डिपेंडेंट, ठीक है भैया। तो इतनी बातों के साथ फिर आगे चलते हैं। हम्म तो अब इसमें वेक्टर्स कहाँ इस्तेमाल होना है? वेक्टर्स, इस कूलम्बिक फोर्स की ना कुछ बातें हैं कि ये दो चार्ज, अभी वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ इस फोर्स को डिस्कस करूंगा कि ये जो फोर्स है ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पर ही लगती है। ये पॉइंट चार्जेस हैं, ये क्या है? पॉइंट चार्जेस हैं। ये क्या है? Q1 Q2 पॉइंट चार्जेस हैं। इस लाइन के अलोंग ही ये फोर्स लगती है। अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव हुए तो अलोंग द लाइन ही लगेंगी और एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हुई होंगी। वहीं दूसरी तरफ अगर ये क्या हो चुके? पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मान लो और नेगेटिव नेगेटिव मान लो, इन दोनों ही केस में क्या होगा? ये रिपल्सिव हो जाएगी, लेकिन रहेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। कहानी समझ में आई होगी आपको कि रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो, रहेगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ही, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस ही, ठीक है। इस वाली फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में भी आपको पता लग गया, ठीक है। तो वेक्टर्स के लिए अब हम कैसे बात करें? वेक्टर्स के लिए ऐसे बात करते हैं कि ये जो दो चार्जेस के बीच में जो बात हो रही है, अगर मैं इसको 1 और 2 कहूं तो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 कहो, या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कहो, यानी कि
F2 पर जो 1 की वजह से लग रही है, इसको ऐसे रीड करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं F21, और इसको कहते हैं F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे की ऑपोजिट होती है, एंटी वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? एंटी वेक्टर, इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, एक्शन रिएक्शन। तो ये जो दो चार्जेस की बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वहां पर कोई तीसरा चार्ज है या नहीं है। उन दो चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है वो रहेगा, उतना ही रहेगा, KQ1 Q2 बाय उन दोनों के बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। बात समझ में आई क्या? अब वहां पर कोई तीसरा चार्ज भी आ गया तो कुछ कहानी ऐसी बन जाएगी, कोई तीसरा चार्ज है कहीं यहाँ पर, तो ये जो 1 और 2 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R12 है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन R13 है। समझना बात को, ठीक है जी। R13 है और ये हो गई R23। तो अगर इस एक चार्ज की मैं बात करूं, मान लेते हैं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो 2 1 को धक्का दे रहा होगा, रिपेल कर रहा होगा, तो ये वाली फोर्स कौन सी होगी? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब 1 और 3 के बीच में अगर हम बात करें, क्या 3 भी 1 को धक्का ही दे रहा होगा और अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस धक्का दे रहा होगा, तो ये कौन हो गई? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। बात समझ में आई आपको? बेहतरीन, मजेदार। ठीक है राजू भैया, तो अब ये दो फोर्सेस हो गई, अब ये दो फोर्सेस किसी एंगल पर लग रही हैं, अब इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। इस तरह के सवाल हम यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिस्कशन जो हम वेक्टर्स की नज़र से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ बातें कर लेते हैं जल्दी से। दो चार्जेस के बीच में अगर बात हो कि ये कोई 3 कूलम चार्ज रखा है, ये कोई 3 कूलम, में बहुत बेसिक बेसिक बातें कर रहूँगा। ये 3 मीटर के सेपरेशन पर है और ये अलोंग एक्स एक्सिस है। ठीक है, बहुत बेसिक बात है बाबा, ये बहुत ही बेसिक बात। ठीक है, तो फोर्स ऑन, इसको 1 कह दिया और इसको कह दिया 2, ये चार्ज 1 चार्ज 2, तो कितनी फोर्स आएगी? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको ऐसे लिखते हैं। क्या ये पॉजिटिव पॉजिटिव 3 कूलम प्लस 3 कूलम प्लस, तो ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 कैसे लिख देंगे? K3 × 3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, सब कुछ 3 हो रहा है, इसको 1 कर दो, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आई कैप मैं लगा दूंगा, आई कैप न्यूटन। ठीक है, आई कैप। और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 की जब बात हो रही होगी, तो वेक्टर्स बताने के लिए मैं सिर्फ ये सवाल करवा रहा हूँ। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा क्योंकि ये इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होती हैं, ये इसकी बेसिक नेचर है, इसकी प्रॉपर्टी है कूलम्बिक फोर्स की कि ये इक्वल एंड अपोजिट ही लगती है, माइनस आई कैप न्यूटन। बात समझ में आ गई क्या? तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, कहो तो मैं एक छोटे छोटे पॉइंट्स मेंशन कर ही देता हूँ, मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्बिक फोर्स के बारे में बात कर देता हूँ, एक छोटी सी प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्बिक फोर्स। नंबर 1, ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। दूसरा, ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, एक्शन रिएक्शन पेयर को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? एक्शन रिएक्शन पेयर, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन पेयर होती है, मतलब ये कभी अकेली नहीं होगी, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, तीसरा, इक्वल एंड अपोजिट वाली बात यहीं पर आ गई, इक्वल एंड अपोजिट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, सारी बातें अप्लाई हो रही हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये बात होती है एक्शन रिएक्शन पेयर कहने के लिए। मीडियम डिपेंडेंट वाली बात हो चुकी है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, मतलब ये सेपरेशन के साथ इनवर्स स्क्वायर, सेपरेशन अगर डबल तो फोर्स 4 टाइम्स, सेपरेशन आधा, फोर्स
क्या बोला मैंने, सेपरेशन अगर डबल किया तो फोर्स 1/4 टाइम्स, सेपरेशन आधा किया तो फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है मेरे बच्चे? जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स है। पांचवी सेंट्रल फोर्स है। कैसी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स ये होती है कि किसी एक चार्ज को यहाँ पर फिक्स कर दो आप, दूसरा चार्ज कहीं भी मूव करता रहे, ये हमेशा इसी सेंटर की तरफ लगेगी। एक सेंटर है उसी की तरफ लगेगी अगर ये फिक्स है। तो सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन फिलहाल सिर्फ इतनी ही आप समझ लो कि एक चार्ज अगर फिक्स है तो दूसरा चार्ज मूव भी कर रहा है तो हमेशा उसी की तरफ लग रही है, सेंट्रल फोर्स है ये। ठीक है, 6। ठीक है, ये इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड, इंटरएक्शन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और absence of other charges। interaction between interaction between two charges, interaction between two charges, उन्हीं के लिए तो बात हो रही है। इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। लेकिन नेट फोर्स है जो, नेट फोर्स ऑन वन पर्टिकुलर चार्ज, net force on one particular charge depend on the presence or absence of other charges, on the presence or absence of other charges। और एक बहुत ही अहम बात, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है, फॉलोज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, मतलब वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करती है, फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, मतलब वेक्टर लॉ को फॉलो करती है कि नेट फोर्स जो होगी, अगर मैं किसी एक चार्ज पार्टिकल 1 पे बात कर रहा हूं तो फोर्स F1 2 वेक्टर, F1 3 वेक्टर, चार चार्ज हैं। फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर, फोर्थ पार्टिकल, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू थ्री, फोर्स ऑन वन ड्यू टू फोर। इस तरीके से जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं सबका वेक्टर सम जो भी आएगा वो नेट फोर्स बताता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? नेट फोर्स। ठीक है बाबा, बढ़िया। तो अब हम कुछ और सवाल करते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बनाया भी था कि एक क्यू चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आइडेंटिकल चार्जेस ले लेते हैं, ले लेते हैं आइडेंटिकल चार्जेस। ठीक है राजू भैया, यहाँ पर एक चार्ज क्यू है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू है और यहाँ पर भी एक चार्ज क्यू है। ठीक है, तो इन तीन चार्जेस, इनके बीच में सेपरेशन आर, सेपरेशन आर, सेपरेशन आर। ठीक है, इक्विलेटरल है। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, नेट फोर्स दिस चार्ज, इसको ए कहो, इसको बी कहो, इसको सी कहो। तो एफ नेट ऑन सी करना है तो क्या होगा? एफ नेट ऑन सी, एफ नेट ऑन चार्ज एट पोजीशन पी। ठीक है, तो क्या करें इसके अंदर, जरा देखो। देखो बहुत ही बेसिक है, मतलब ये इलेक्ट्रोस्टैट्स का आइडिया देने के लिए कैसे काम करती है, बस ये लेक्चर इसी के लिए, कोई बहुत आग लगाने के लिए नहीं है, मतलब एकदम तोड़ा फोड़ी मचाने वाला लेक्चर नहीं है। ये एकदम बेसिक लेक्चर है जिसमें एक लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैट्स कितना कवर हो जाएगा। ये तो 15-20 लेक्चर का टॉपिक है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो फिलहाल तो सिर्फ एक आइडिया, एक वेक्टर्स का क्या डील होता है, क्या यहाँ पर बात होती है, उसके बारे में बात है। तो यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम को दोबारा खींचूं एक,
सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर सी पर, इस सी पर एक फोर्स तो ये बी लगाएगा, तो इसको मैं क्या कहूँ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, और एक ये वाली फोर्स, छोटा ही करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ले आते हैं इसको। तो ये कौन सी फोर्स है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और इनके बीच में जो एंगल है ये 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है यार, ऐसा बोला हो कि सबके लिए वो उसने आर 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 मेंशन किया ना, तो ये क्या हुआ कि एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? अभी ये वाली फोर्स कितनी है, एफ सी बी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये तो मरी ही है एकदम। और ये वाली फोर्स भी क्या यही रहेगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो इसको मैंने एफ नॉट कह दिया, एफ कह दो, लेट कर लिया। तो क्या ये भी एफ के ही बराबर आई? तो नेट फोर्स जो सी पर आएगी वो कितनी होगी, क्या इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा? वेक्टर सम कुछ भी नहीं है बाबा यहाँ पर मेरे पास नया बताने के लिए। तो ये कोई सी पॉइंट पर रखा चार्ज है, एक फोर्स इसके पास यहाँ पर है एफ, और एक फोर्स इसके ऊपर यहाँ लग रही है, ये भी एफ है, इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट कहीं इनके बीच में आएगा। अब ये एफ रिजल्टेंट कितना होगा जिसको नेट फोर्स कह रहे हैं, अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस 60। क्या इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए बड़ी बात है? एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर, क्या एफ बाहर कॉमन ले लो, अंडर रूट टू, टू भी टू, टू प्लस टू कॉस थीटा, या टू कॉस सिक्सटी बोले तो हाफ, तो रूट 3 एफ। और एफ कितना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये तो अपना कितनी भी टैलेंट दिखाते रहो तुम, ये कैलकुलेशन का टैलेंट है, ठीक है, न्यूटन। तो चार आ जाएं चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा, ये तो तीन के लिए था, किसके लिए था, तीन के लिए। चार वाला तिकड़म भी देख लेते हैं, चार वाला तिकड़म देखते हैं क्या होगा, क्या नई बात है यहाँ पर। एल 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 एल, क्यू 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 क्यू, ठीक है। तो समझो बात को, अभी यहाँ पर किसी एक पॉइंट इस पर निकालना है, ठीक है, ए बी सी डी। तो मुझे किसी एक सी पॉइंट पर देखना है इसको, ठीक है, सी पॉइंट पर देखना है, एफ नेट ऑन सी, एफ नेट ऑन सी। तो बाबा फिर से देखते हैं इसको, यहाँ पर कहानी क्या है, यहाँ पर कितनी फोर्सेस होंगी, सी पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पर ए की वजह से फोर्स होगी, जो ए पर बैठा चार्ज है उसकी वजह से होगी, जो बी पर बैठा चार्ज है उसकी वजह से होगी, जो डी पर बैठा चार्ज है उसकी वजह से होगी, यानी कि यहाँ पर तीन फोर्स हो गई। यहाँ पर कितनी फोर्स हो गई, तीन। तो एक फोर्स क्यू 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 क्यू, तो ये वाली जो फोर्स है ये कौन सी फोर्स हो गई, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ये वाली फोर्स कौन सी हो गई, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी। और ये वाली फोर्स इधर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये कौन सी फोर्स हो गई, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। तो यहाँ पर तीन फोर्स हो गई, मरने मिटने की कोई बात नहीं, बहुत ही बेसिक सवाल है। यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो ये दिखेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए के बराबर है, क्यों, सॉरी बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी के बराबर है, ठीक है। और इनको हमने एफ कह दिया, लेट कर लिया।
समझना आप बात को, क्यों? क्योंकि ये चार चार सेम है और सेपरेशन इनके बीच में एल, चार चार सेम है इनके बीच में सेपरेशन एल, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, तो ये वाली दोनों फोर्स क्या हो गई, सेम हो गई। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा कहीं इसके अलोंग ही। क्यों आएगा इसके अलोंग मास्टर? क्योंकि इक्वल इक्वल फोर्स हैं, जब दो फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की किसी थीटा एंगल पर लगती हैं तो उनका रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर पर ही लाई करता है, और इसी लाइन के अलोंग तो एफ सी ए भी है। तो इसको कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल वेक्टर की दुनिया हो चुकी है अब यहाँ पर, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ये वाली फोर्स एफ है और ये वाली फोर्स भी एफ है। तो इसके रिजल्टेंट की हम बात करते हैं, इसका रिजल्टेंट आप मान लीजिए क्या आ रहा होगा, इसको मैंने एफ स्टार कह दिया, एफ स्टार, जो कि किसका रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्सेस का, और ये दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, √2f। ये √2f आया, किसका रिजल्टेंट है ये, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, अब ये जो एफ स्टार है ये तो इन दोनों का रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ, क्या लिख दूं इसको बच्चों, बच्चों बच्चों क्या लिख दूं मैं इसको, रिजल्टेंट ऑफ एफ सी डी एंड एफ सी बी। ठीक है, और यहां पर अभी एफ सी ए बच रही है, तो एफ सी ए और एफ सी एफ स्टार, ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी, तो इनको अब रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, रिजल्टेंट एफ रिजल्टेंट क्या होगा, जो पैरेलल फोर्स होती है उनको तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, याद करो। तो ये एफ स्टार का मैग्नीट्यूड प्लस एफ सी ए का मैग्नीट्यूड, अब एफ सी ए कितनी है, एफ सी ए कितनी होगी, वेयर एफ सी ए, चार्ज कितना है जल्दी से देखो, क्यू क्यू, और ये कितना है, √2l, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2l का स्क्वायर, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2l का स्क्वायर, और ये कितना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, और ये कितना है, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, f/2। अगर मैंने इसको f कहा है, इसको मैंने क्या कहा है, f, इसको मैंने क्या कहा है, f, ऐसा लिखा ना मैंने ऊपर, इसको लेट किया है, तो ये कितनी आ गई, के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, और ये 2 भी है तो f/2। तो बढ़िया बात है, अब यहाँ पर आंसर तक पहुँचने वाले हैं। एफ सी ये तो मैंने पीछे लिख दी, तो एफ स्टार कितनी आ गई, √2f, √2f, और यहाँ पर कितना है, f/2, तो कितना आ गया ये, f √2 प्लस 1/2। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर √2 प्लस 1/2। समझे आप? तो ये कुछ वेक्टर्स के बेसिक्स हैं और कुछ नहीं है यहाँ पर, ये वेक्टर्स के बेसिक ही इस्तेमाल हो रहे हैं, रिजल्टेंट निकालने की बात हो रही है। ऐसी कुछ बातें होती हैं, ऐसी कुछ बातें होती हैं कि एक हेक्सागन है, क्या है, एक हेक्सागन है, ठीक है, ये रेगुलर हेक्सागन है, मेरे पास रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए कुछ है क्या, आई एम सॉरी, रेगुलर हेक्सागन बनाने के लिए यहाँ पर कुछ नहीं है, मुझे ही हाथ की कला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ जी, तो ये साइड क्या हो गई, ए ए ए ए, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए। ठीक है, और यहाँ सब जगह चार्ज रखे हुए हैं, यहाँ पर ये चार्ज नहीं है, क्यू 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 क्यू, और यहाँ पर क्या रखा है, Q0। ठीक है, ये बिल्कुल इसके सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है राजू भैया, इतनी बात हो गई।
तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्यू नॉट पर नेट फोर्स क्या होगी। बताओ कि क्यू नॉट पर नेट फोर्स क्या होगी। ठीक है, तो अगर ये रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए है, रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए, ठीक है राजू, सुन सुन सुन। तो यार एक बात सुन, अगर नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट पूछ लिया, नेट फोर्स एफ नेट ऑन क्यू नॉट पूछ लिया, तो ध्यान दो मेरी बात पे, ध्यान देना एक बात पे कि यार दोबारा ही बनाओगे इसको। तो यार ध्यान दो कि जो फोर्स ये वाला चार्ज पार्टिकल, मतलब सारे सेम ही नेचर के चार्ज हैं, मतलब मान लिया ये दे दिया गिवन, गिवन क्यू, क्यू नॉट ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब होता है लाइक चार्जेस, इसका मतलब क्या होता है, लाइक लाइक चार्जेस। ठीक है, तो ये अगर इसको रिपेल कर रहा होगा उधर की तरफ फोर्स डाल के, ध्यान देना, लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेगा, ये लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करेगा। बात समझ में आ गई क्या, ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है राजू भैया, ये वाला इसको रिपेल कर रहा है तो ये इसको रिपेल करेगा, तो ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, तो ये वाली फोर्स इसको कैंसिल कर देगा। मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं 1 2 3 4 5, तो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन जो है ना, और इसको मैं ओ कह देता हूँ, तो ये कौन है, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 1, और ये वाली कौन हो गई, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 4। ये वाली कौन सी हो गई, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 2, और ये वाली क्या हो गई, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू 5। तो ये सारी कैंसिल हो गई, O1 O4 से, O5 O2 से कैंसिल हो गई, बची कौन, सिर्फ O3। तो O3 को कैंसिल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अकेली फोर्स सिर्फ O3 बचेगी, मतलब एफ नेट ऑन O, मैं यहाँ पर लिखूंगा एफ नेट ऑन O, FO1 किससे कैंसिल हो गई जल्दी से बताओ, O4 से, FO4 इक्वल एंड अपोजिट है, माइनस टाइम्स ऑफ FO4, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। FO2 और FO5 ये एक दूसरे की इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बची है यहाँ पर O3, FO3 के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, O3 के बारे में, FO3। हम्म, हाँ तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, FO3 को कोई कैंसिल करने वाला नहीं है, तो ये कितनी हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये आपको बेसिक नॉलेज है ये, कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा होता है, ये किसके जैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के जैसा, ये साइड ए है, ये साइड ए होगी, ये भी साइड ए ही है। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, ये है नेट फोर्स, और यही एफ नेट ऑन ओ है, एफ नेट ऑन ओ, या एफ नेट ऑन क्यू नॉट, एफ नेट ऑन क्यू नॉट, ये है बात। बात समझ में आएगी आपको कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होने की वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, बची है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन, O3 बची है। बात समझे कि नहीं समझे, तो ठीक है बाबा, ये वाला क्वेश्चन हुआ क्लियर, FO3 इज द नेट फोर्स, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एक और सवाल है मेरे पास, वेक्टर का ही एक नजराना दिखाने के लिए। एक स्क्वायर क्यूब है, एक रेगुलर क्यूब जैसे होता है, साइड ए है, ये आपको दिख रहा है। तो इस क्यूब में हर एक कॉर्नर पर एक क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज, क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, मैं ऐसा कर देता हूं, गिरा क्यू चार्ज, 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 क्यू चार्ज।
अब इसमें एक एक जो ये ओरिजिन पर है इसको मैंने कह दिया ए है, ये कौन है, ए। बाकी सबको नंबरिंग करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ईच पॉइंट चार्ज, ईच चार्ज या ईच पार्टिकल इज हैविंग चार्ज क्यू, ठीक है राजू भैया। ये क्वेश्चन है कि ये सब पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज क्यू, और ए पर नेट फोर्स निकालनी है। फाइंड नेट ऑन ए, एफ नेट ऑन ए। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा ये भी मैं लिख दूं, रेगुलर क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूब ऑफ साइड ए। तो अब अगर ऐसा सवाल है, देखने में थोड़ा पेचीदा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से देखना। इतनी दूर कहाँ आ रहे हो तुम, अंदर ही रहो। हाँ जी। तो अगर ऐसा सीन है तो मैं यहाँ पे आपको एफ नेट ऑन ए अगर निकालनी है तो आपको क्या पता होना चाहिए, एफ ए वन वैक्टर प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू वन है, ये फोर्स ऑन ए ड्यू टू टू है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू थ्री, फोर्स ऑन ए ड्यू टू फोर, फोर्स ऑन ए ड्यू टू फाइव। तो ऐसे करके हम सारी फोर्सेस यहाँ पर मेंशन अगर कर दें तो क्या हमारा काम आसान हो जाएगा। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि बहुत बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको दो चार्जेस पहचानने हैं और उनके बीच का डिस्टेंस पहचानना है। तो एफ ए फाइव प्लस एफ ए सिक्स, मैं कुछ फोर्सेस यहाँ पे जो लिखी हैं उन्हें ज़रूर मेंशन कर दूंगा आगे, ठीक है, उन्हें ज़रूर मैं मेंशन करूंगा कुछ फोर्सेस, और कुछ फोर्सेस आपके लिए छोड़ दूंगा। तो ए वन की अगर मैं बात करूं और इसको मैं कह देता हूं एक्स, और ये मेरा वाई, एक्स, हाँ जी, तो ये जेड। तो अभी आपको क्या करना है, फोर्सेस मेंशन करनी है। तो सबसे पहले आप एफ ए वन, अगर ये सारी आप फोर्सेस आपके पास हुई तो ऐड करना तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और इतना भी आप समझ रहे होंगे यहाँ पे एक्स वाई जेड यानी कि तीन एक्सेस हैं, और आई कैप जे कैप के कैप में ही ये पूरा सवाल रहने वाला है 3D में। तो एफ ए वन क्या होगा, क्या ये अलोंग वाई एक्सिस फोर्स आएगी, क्योंकि जिन दो पार्टिकल्स के बीच में बात हो रही है ए और वन, वो वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। ए ओरिजिन पर है और वाई जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप जरा बताओ तो क्या होगा, 0, A, 0 ये होगा। तो क्या वाई एक्सिस के अलोंग ही रहेगी, तो क्या फोर्स बन जाएगी, ये के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कर दूं माइनस जे कैप। हाँ या ना, बातें समझ में आती हैं, ठीक है। एक फोर्स में आपको कौन सी, एफ ए टू। अब ये जो दोनों चार्ज हैं ए और टू, ध्यान से सुनना, बस मैं दो तीन फोर्सेस ही लिखूंगा बाकी आपके लिए छोड़ दूंगा। एफ ए टू कहाँ लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। कहाँ पे लाई कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में। तो एफ ए टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये पहचानने की जरूरत है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो ए नहीं है, वो रूट 2 ए है। ए ए, तो ये कितना हो जाएगा, रूट 2 यानी फेस डायगोनल है वो। तो रूट 2 ए का स्क्वायर, रूट 2 ए का स्क्वायर। समझ में आ रही बात आपको। और आपको क्या करना है, उसी एक्सिस, उसी लाइन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिखना है, ताकि आप ये बता पाओ कि फोर्स किस डायरेक्शन में है। तो यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, देखो अगर आप एक्स वाई प्लेन में इन दो को देखो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0, 0, 0, मैंने छोटा छोटा लिखा है। और यहाँ पे जो ये पार्टिकल है उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे बाबा, A, A, 0, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है ये वाला जो फेस है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये फोर्स उधर की तरफ लग रही होगी, रिपेलिंग होगी। तो ये वेक्टर कौन सा है, A2 वेक्टर कौन सा होगा, ए आई कैप ए जे कैप, लेकिन इसको मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखना है। तो क्या मैं यहाँ पे लिख दूं,
माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप और डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड, क्योंकि मुझे ये यूनिट वेक्टर बनाना है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, अंडर रूट 2a, ये आ गई F A2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं एक लास्ट लिख रहा हूँ 3 वाला, बाकी सब आप ही करना। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a कॉमा a कॉमा a। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a कॉमा a कॉमा a। तो लास्ट लिख रहा हूँ मैं A3। तो ध्यान से अगर आप देखें तो F A3 वेक्टर क्या होगा, सबसे पहले तो के क्यू स्क्वायर। अब ये बॉडी डायगोनल है, कौन है ये, बॉडी डायगोनल। अगर क्यूब की बॉडी डायगोनल पे थोड़ा सा नजर डालो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो बॉडी डायगोनल है ये वाली, उस कॉर्नर से बॉडी डायगोनल ये √3a है। कितनी है ये, √3 है। √2a तो ये है जो फेस डायगोनल है, ये √2a है, ये a है। तो ये कितनी आ जाती है, √3a। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंपल A3 का स्क्वायर। A3 का स्क्वायर बोले तो ये बॉडी डायगोनल का स्क्वायर है, √3a का स्क्वायर। अब मुझे नेट फोर्स लिखनी है ए पर, नेट फोर्स लिखनी है ए पर, तो क्या ये उधर की तरफ जा रहा होगा, उधर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये वेक्टर कौन सा है, ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। तो यहां पर उसका ऑपोजिट लिखना है, तो माइनस ए आई कैप प्लस, माइनस ही रहेगा सॉरी, माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप, समझे। और ये बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल। तो ये अगर ओरिजिन है, इसके अलोंग बॉडी डायगोनल के अलोंग जो वेक्टर है वो क्या है, ए आई कैप ए जे कैप ए के कैप। लेकिन मुझे लिखना है कुछ ओरिजिन की तरफ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, तो उधर की तरफ जो वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर क्या, माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप, और उसका यूनिट वेक्टर लिखना है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ ए। तो ये आ गई आपकी A3। ऐसे ही आप A4 लिखो, ऐसे ही आप A5 लिखो, ऐसे ही आप A6 लिखो, और ऐसे ही आप A7 लिखो। और इन सभी को फिर कर देना है ऐड, सिंपल आई कैप के साथ, जे कैप के साथ, और के कैप के साथ। तो यहाँ पर भी वेक्टर्स का बढ़िया इस्तेमाल देखने के लिए मिला हमें, सिर्फ एक ही फॉर्मूले के साथ, के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर का जो ये फॉर्मूला है, ये फोर्स का एक नई तरह की फोर्स है। बाकी तो कुछ नया हमारे पास नहीं आया, बाकी तो एज इट इज जैसे हम वहाँ वेक्टर्स में डील कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी डील कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो अब एक और लामीज थ्योरम पे भी इसका कुछ जुगाड़ देखते हैं। कह रहा है कि एक दीवार है, कह रहा है कि एक दीवार है, ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक ठीक क्वेश्चन है, कोई तोड़ू क्वेश्चन नहीं है ऐसा। ठीक है, ये क्या है, एक दीवार है, यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है Q। ठीक है, ये Q चार्ज पार्टिकल, और ये कैसा है, फिक्स्ड है। ठीक है, और यहाँ से एक L लेंथ का पार्टिकल ऐसे, ये वाली जो A पोजीशन है ना, ये A पोजीशन है, ये रहा Q चार्ज पार्टिकल। ठीक है, ये रहा A। ठीक है राजू भैया, ये A है, ये Q, और ये वाला भी चार्ज पार्टिकल Q ही है। ठीक है, ये फिक्स्ड है, और इनके बीच में ये रहा कोई एंगल थीटा, ये फिक्स्ड है, और ये L लेंथ की ये कोई स्ट्रिंग है, ये तो दीवार में धसा हुआ है, और ये कोई Q चार्ज पार्टिकल है जो कि L लेंथ स्ट्रिंग से ऐसे रिपल्शन की वजह से उधर उठ गया। बात समझ में आई आपको। ठीक है, इसका कुछ मास भी है यहाँ पर,
एक m मास है, चार्ज q है, ठीक है। इन सब की वैल्यूज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सवाल कुछ नहीं है, बस वही फोर्सेस इक्विलिब्रियम और कुछ नहीं। लामीज थ्योरम जो बच्चे अगर सोच पाए तो पहुंच ही गए होंगे अंजाम तक, कोई नया सवाल नहीं है। एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर फिक्स है, ये एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर L लेंथ से, ये स्ट्रिंग है बाबा, समझ रहे हो ना। ये क्या है, एक स्ट्रिंग से लटका हुआ कोई चार्ज पार्टिकल था, और जैसे ही हमने उसको यहाँ पर लाकर रखा तो वो क्या हो गया, यहाँ पर इसके रिपल्शन की वजह से उधर चला गया। उसका कुछ मास भी है जिसकी वजह से वो कहीं नीचे आना भी चाहता है, लेकिन इसका जो रिपल्शन उसको मिल रहा है उसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा है। क्या आपको कहानी समझ में आई? चार्ज पार्टिकल क्यू क्यू और इसका मास m, समझ में आ रहा है क्या? एक बात और, में ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है। तो यहाँ पर L की वैल्यू दे रखी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चार्ज Q आप ले लो 5 × 10⁻⁻⁻⁷ -7 कूलम, और मास की वैल्यू आप ले लो 100 ग्राम, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, बस एक ही तो चीज बची, वही निकाल देनी है, फाइंड थीटा। फाइंड थीटा, थीटा निकालना है। समझ गए क्या आप? सवाल कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक बात है। आ जाओ, तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये सब तो मैंने एक्स्ट्रा बनाया, तो इसको ड्रॉ करते हैं हम अलग से। तो कहानी कुछ ऐसी है, छोटा करते हैं इसको, इतना लिख देता हूँ कि फिक्स्ड है ये वाला पार्टिकल, और ये वाला क्या है, फ्री टू मूव। ठीक है राजू भैया, आ जाओ। पॉज करके अगर खुद से करना चाहते हो तो खुद से करो, पॉज करके खुद से करो, एंगल निकालने की कोशिश करो। थोड़ा सा टिपिकल है, बकवास कैलकुलेशन है, लेकिन ठीक है, अपना काम बन जाएगा। आ जाओ, कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है तो कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएगा। तो एक पार्टिकल तो ये रहा, ठीक है, और एक पार्टिकल ये रहा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक mg लग रहा है नीचे। मैं भी शायद पूरी कैलकुलेशन ना करूँ आपके साथ, बस हिंट दे के भाग जाऊंगा। तो ये वाला एक चार्ज पार्टिकल इस वाले चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जो लगाएगा वो एक ऐसे लगाएगा, ये F फोर्स है। ये वाला पॉइंट A और एंगल है थीटा, समझ में आ रही है आपको बात? ये L है, ये L है, क्या ये वाला एंगल अल्फा और ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर मैं अल्फा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो अल्फा के लिए मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, पाई-थीटा/2, पाई-थीटा/2, पाई-थीटा इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, पाई-थीटा/2, यानी कि पाई/2 -थीटा/2। ठीक है, अल्फा मेरे पास आ चुका है, अल्फा मेरे पास आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी एफ जी की और एफ और एम जी की, वो कहीं इस टेंशन के अलोंग ही आएगी। बात समझ में आ रही क्या आपको? तो देखना कितनी आसान बात रह गई। थीटा वो है, तो थीटा ही ये होगा। वर्टिकल से एंगल उस वाली लाइन का थीटा है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका एंगल भी एम जी से थीटा ही होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। ये वाला एंगल अगर जानने की कोशिश करो तो कितना होगा, ये इस वाले एंगल को कह दो डेल्टा। तो डेल्टा कितना होगा, एंड डेल्टा इज इक्वल टू कितना होगा, पाई माइनस अल्फा, यानी कि पाई-पाई/2 प्लस थीटा/2। इन शॉर्ट ये बन गया यहाँ पर पाई/2 प्लस थीटा/2। ये रही बात। तो अभी आपके पास यहाँ पर क्या बन गया, सिर्फ और सिर्फ लामीज थ्योरम की यहाँ पर तीन फोर्सेस हैं इस पार्टिकल पे। एक फोर्स एफ है, एक mg है और एक t है। अगर अगर आप उसमें लामीज थ्योरम लगा सकते हो तो कुछ बचता ही नहीं जीवन में, खत्म हो चुकी है बात। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इधर देखो, ये रही एफ फोर्स और ये रही नीचे कौन सी फोर्स, mg। ये रही नीचे mg।
ठीक है, ये कितना हो गया π/2 प्लस थीटा, और ये कितना हो गया पाई माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा था। समझे क्या? तो अभी अगर मैं लामीज थ्योरम यहाँ पर लगाना चाहूँ तो टी भी निकल सकती है, लामीज थ्योरम से टी भी निकल सकती है, थीटा भी निकल सकता है, सब कुछ निकल जाएगा। तो आप लामीज थ्योरम को अगर भूले नहीं हो तो क्या थी लामीज थ्योरम? तीन फोर्सेस अगर एक पॉइंट पर लग रही हैं इस तरीके से कि उस पॉइंट पर नेट फोर्स जीरो है, इफ देयर आर थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, ये भी कंडीशन है दैट द थ्री फोर्सेस मस्ट बी कोप्लेनर, ठीक है, एक ही प्लेन में लाई कर रही होनी चाहिए। तो अगर तीन फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, एक पॉइंट पर लग रही हैं और इस तरीके से कि नेट फोर्स जीरो आती है, तो एफ अपॉन साइन ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी, विल बी इक्वल टू एम जी अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा। आगे कुछ नहीं है इसमें, ये सिर्फ ये सिर्फ एक नाम मात्र सवाल रह गया। एफ की अगर वैल्यू लिखनी हो, वेयर एफ इज इक्वल टू, वेयर एफ इज इक्वल टू के क्यू, क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, इस वाले डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है? एल का इधर एल कॉस अल्फा और ये भी एल कॉस अल्फा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एल कॉस अल्फा, कॉस अल्फा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एल कितना है 30 सेंटीमीटर, 30 इंटू 10⁻⁻², कॉस अल्फा, अल्फा के नाम पे हमारे पास क्या था π/2 माइनस θ/2, तो कॉस ऑफ π/2 माइनस θ/2, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन ऑफ θ/2? बोलो। तो ये रही एफ की वैल्यू। अब सिर्फ एक्सप्रेशन आपका थीटा थीटा में बचा है, कुछ नहीं है, सॉल्व करना है, पुट करो एफ को और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो। एम की वैल्यू क्या है 100 ग्राम, एम की वैल्यू इज 100 ग्राम, एल की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। क्यू की वैल्यू भी दे रखी है, के की वैल्यू भी आपको पता है, के की वैल्यू कितनी है जल्दी से रिकॉल करो 9 इंटू 10⁻⁹ है, और भैया क्यू की वैल्यू कितनी है 5 कूलम, 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। पुट करो आंसर मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये सब बातें हैं फोर्स की, किसकी बातें हैं? ये फोर्स की बातें हैं, कुलम्बिक फोर्स की बातें हैं, जो वेक्टर्स के साथ जुड़ के कहीं हमें नजर आती हैं। एक स्टेप अगर आगे चलें, हम इलेक्ट्रोस्टैट्स की थोड़ी सी बात कर रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं है मेरे पास यहाँ पर इससे ज़्यादा बात करने के लिए। हाँ, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है, बहुत ध्यान से सुनो आप मेरी बात। एक इन्फ्लुएंसिव रीजन होता है हर एक आदमी का। जैसे मैं कहूँ कि विराट कोहली एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, और मैं उससे इन्फ्लुएंस हूँ, हाँ मैं उससे इन्फ्लुएंस हूँ। लेकिन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ विराट कोहली के बारे में, तो विराट कोहली अपने घर पे कहीं बैठा होगा, मुझे नहीं पता, दिल्ली है, मुंबई है, कहीं अमेरिका में है, आईपीएल खेल रहा है, क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। और मैं उसके बारे में बात करते हुए एक दिमाग में एक उसका इन्फ्लुएंस लेकर बात कर रहा हूँ कि यार क्या ये वो ऐसा बढ़िया। लेकिन मैं अगर ये जानूं, मुझे ये पता लगे कि वो यहीं कोटा में आया हुआ है, कोटा में आने से पहले छोड़ो राजस्थान में आया हुआ, स्टेट में है, तो यार आज कुछ ज्यादा बात करूंगा मैं, शायद 2-3 बार बात कर लूंगा कि राजस्थान में विराट आया हुआ था यार क्या हुआ। फिर मुझे पता लगे नहीं वो कोटा में ही आया हुआ है, तो शायद मैं दिन में 5-6 बार उसके बारे में बात करूंगा, तो कुछ ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। और मान लो कोटा में वो जिस एरिया में मैं रहता हूँ सिटी मॉल के पास ही आ गया, ठीक है, तो बाबा मैं शायद और ज्यादा बात करूंगा। और मान लो मैं उसी बिल्डिंग के अंदर हूँ जिसमें विराट कोहली है, ठीक है, और अब ये डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है और मैं उसके सामने ही जाके बैठ गया, मैं जिस
जिस हॉल में वो है वो यहाँ स्टेज पे है, मैं यहाँ से एंटर करता हुआ यहाँ फ्रंट सीट पे बैठा हूँ, तो फ्रंट सीट पर जो मेरा एक अलग दिख रही होगी तुमको कि हाव भाव, और जो लास्ट सीट पे बैठ के विराट कोहली यहाँ पर है, मेरे हाव भाव यहाँ से दिखें, ये वाली पोजीशन पे दिखेंगे और यहाँ पे दिखेंगे तो अलग होंगे। और मान लो मुझे स्टेज पर ही बुला ले अपने पास, तब तो भाई अलग ही बात होगी, कुछ अलग ही बात होगी, हाँ होगी। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक पर्सनैलिटी को मैंने एक ऑब्जेक्ट माना, और उस ऑब्जेक्ट का एक इनविजिबल इनविजिबल एक ऑरा है जो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक फैला है। ठीक है। और जैसे जैसे वो डिस्टेंस कम होता जा रहा है तो उसका इन्फ्लुएंस की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो बढ़ता जा रहा है। तो अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इन्फ्लुएंस, अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इन्फ्लुएंस। तो इस बात को बताने के लिए मेरे पास इस कॉन्सेप्ट को बताने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज के लिए डिफाइन होती है। तो जो बकवास मैंने अभी एक पर्सनैलिटी को लेकर करी है, वो शाहरुख खान हो सकता है, वो अमिताभ बच्चन जी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, कोई भी हो सकता है। ठीक है। चुनावी माहौल चल रहा है तो एग्जाम्पल तो ले ही लेना चाहिए। तो कोई क्यू चार्ज है और उसके आसपास फैला हुआ कोई एक रीजन, जहां पर कोई दूसरा पार्टिकल अगर आए, कोई क्यू नॉट, Q1, Q2, क्यू डैश कोई चार्ज आए, तो इस रीजन में एंटर करते ही इस क्यू डैश चार्ज को पता लग जाए कि यहाँ पर कोई क्यू चार्ज है। तो जो ये रीजन है जहां पे एंटर करते ही उसे एकदम से कुछ ऐसा होने लगा, प्रकोप में आ गया। ठीक है। तो ये जो रीजन है इसी को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूँ। ये क्या हुआ? इन्फ्लुएंसिव रीजन ऑफ क्यू। ठीक है। एक ऐसा रीजन, मैं फिर से अपनी बात को समराइज करता हूं, बहुत ही कम शब्दों में इस बात को मैं कहता हूं, ध्यान से सुनना। एक चार्ज के आसपास फैला एक ऐसा रीजन जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आएगा तो उसे फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मिलेगी, उसकी उसको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मिलेगी। तो एक ऐसा एरिया जहां पर इसका इन्फ्लुएंस फैला है, उसी को मैं क्या कहता हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। ठीक है। तो द रीजन अराउंड अ चार्ज, रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, the region of influence around a charge in which in which a charge particle, in which other charge particle will experience a force of interaction, will experience a force of interaction, will experience a force of interaction, will experience in which other charge will other charge particle will experience a force of interaction, a force of interaction if present in it। बात इंग्लिश में गड़बड़ा ना गई हो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। The region of influence around a charge in which other charged particle will experience a force of interaction, in which other charged particle, बस if present in it की बात नहीं आएगी, in which other charged particle if present will experience a force of interaction। हाँ ये बात बिल्कुल सही होगी इंग्लिश में, in which other charged particle if present। बाबा इंग्लिश ना थोड़ा सा समझ रहे हो ना, तुम ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे। तो क्या कह रहा हूँ मैं? अदर चार्ज पार्टिकल इफ प्रेजेंट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक एरिया है, स्पेस है। ठीक है। तो रीजन ऑफ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज जस्ट एन एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कहीं पे ऐसी बात हो रही है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज, ये क्या है? इट इज जस्ट एन एरिया, स्पेस अराउंड अ चार्ज। इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये एक स्पेस है, एक एरिया है। इसको क्या कैलकुलेट करोगे? एक चार्ज के आसपास का एरिया बता दो, ये कैसी बात है? इट इज जस्ट
an area or space. It is just an area or space around a charge. इसका कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। मतलब इसका कोई मैग्नीट्यूड क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है। आप क्वालिटेटिवली बात कर सकते हो कि इस चार्ज का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस कम है। लेकिन मैं अगर इसके इन्फ्लुएंस के किसी पॉइंट पर, मतलब हर पॉइंट पर अलग अलग इन्फ्लुएंस है, मतलब इस चार्ज पार्टिकल का, ये कोई चार्ज पार्टिकल है क्यों, यहाँ इतनी दूरी पर r1 डिस्टेंस पर और इतनी दूरी पर r2 डिस्टेंस पर, ये जो पॉइंट वन है और ये जो पॉइंट टू है, इन दोनों ही पॉइंट पर अलग अलग इन्फ्लुएंस आ रहा होगा। इसका बात समझ में है क्या? तो जब मैं उस इन्फ्लुएंस का, द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव, अगर मैं उसको मेजर भी करना चाहूँ, द क्वांटिटेटिव, तो फिर बात बदल जाएगी और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात होगी। द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, द क्वांटिटेटिव measurement of influence, the quantity measurement of ability of a charge, measurement of ability of a charge to influence, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर कितना प्रकोप बनाएगा, टू इन्फ्लुएंस अदर चार्ज पार्टिकल, अदर चार्ज particle, the quantitative measurement of ability of a charge to influence other charge particle present at a point, present at a point, mhm, present at a point around itself is known as intensity of electric field। क्या कहते हैं इसको? intensity of electric field of, इसको मैं एक नाम दे रहा हूं ताकि तुम डिफरेंशिएट कर पाओ। चार्ज, चार्ज कौन सा चार्ज? एक चार्ज है जिसको मैंने क्या कह दिया? सोर्स चार्ज। ये मेरा कौन सा चार्ज हो गया? सोर्स चार्ज। ठीक है राजू भैया। इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज एट दैट पॉइंट। उसी पॉइंट पर बात चल रही है, सोर्स चार्ज एट दैट पॉइंट। इंग्लिश की हिंदी भी कर दूंगा मैं, एक मिनट रुक जाओ। द quantitative measurement of ability of source charge to influence other charge particle present at a point around itself is known as intensity of electric field of source charge at that point। मतलब इस सोर्स चार्ज की इस पॉइंट पर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट को इन्फ्लुएंस करने की क्या एबिलिटी है इस सोर्स चार्ज की, इस सोर्स चार्ज की इस पॉइंट पर। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये क्यू नॉट भी मेंशन करना जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ज पार्टिकल इस सोर्स चार्ज की r1 डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर, इन किसी एक बार रिपीट, आई एम सॉरी, इस सोर्स चार्ज का एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एट दिस पॉइंट, किसको इन्फ्लुएंस करने? किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को r1 डिस्टेंस पर कितनी होगी, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर इतनी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट है जिस पर हम मेजरमेंट करने आ रहे हैं कि कितना इन्फ्लुएंस है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको, इसका एक फॉर्मूला भी है, मैथमेटिकल एनालिसिस देखें अगर कैसे डिफाइन करते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? द मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज पार्टिकल एट अ पॉइंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, ये हमेशा किसी पॉइंट के लिए ही कैलकुलेट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा किसी पॉइंट के लिए ही कैलकुलेट होती है, ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ए पॉइंट, ठीक है। ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर ए पॉइंट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always
कैलकुलेटेड फॉर ए पॉइंट, किसी पॉइंट के लिए ही कैलकुलेट होती है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे देखते हैं, बस एक बार वो देखते हैं फिर मजे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट मैथमेटिकली, मैथमेटिकली मैथमेटिकली कैसे डिफाइन किया जाता है इसको, ये जो कोई सोर्स चार्ज है Q, यहाँ से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी, तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि यहाँ पर लाकर कोई भी चार्ज रख दो Q, कोई भी चार्ज रख दो यहाँ पर लाकर Q। अब ये जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितनी फोर्स ये चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर रहा है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इफ दिस Q इज इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर मैं यहाँ पर अगर 1 कूलम चार्ज रखूं, इस पॉइंट पी पर मैंने क्या रख दिया, +1 कूलम चार्ज। इस +1 कूलम चार्ज को जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही होगी इस पॉइंट पर, वो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। बात समझ में आई क्या मैथमेटिकली? इट इज डिफाइंड एज it is defined as the force, the amount of is defined as the amount of force experienced. It is defined as the amount of force experienced by unit positive charge. It is defined as the amount of force experienced by unit positive charge placed at that point, जिस P पॉइंट पर, placed at that point, जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगानी है, उस पॉइंट पर ले जाकर क्या कर दो, +1 कूलम चार्ज लाकर रख दो। वो जितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका फॉर्मूला भी बिल्कुल ऐसे ही बनता है, जैसे कि यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बतानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ बतानी है, एट पॉइंट P बतानी है। तो ये जो फोर्स है ना, यही, अब ये फोर्स कितनी होगी, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, K Q × 1 कूलम, 1 का मैग्नीट्यूड KQ1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। तो कितना आ गया, KQ/R²। ये मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू Q, ड्यू टू Q। तो ये कौन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू सोर्स चार्ज Q। और साथ में मैंने क्या लिख दिया, R कैप। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये डायरेक्शन होती है, फोर्स है ना, तो क्या लिख दिया, ये फोर्स डिवाइडेड बाय 1 कूलम, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ना बाबा, फोर्स एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर इसको मैं कोई Q0 कह दूं, इसको मैं क्या कह दूं, Q0, तो यहाँ पर Q0 फोर्स लिखी और उसको Q0 से डिवाइड कर दिया। मैग्नीट्यूड वाइज तो इतनी ही बात है, और अगर कोई लाकर यहाँ पर Q0 चार्ज भी रखना चाहे तो Q0 से डिवाइड करने की बात है। तो यहाँ पर Q0 कौन है, 1 कूलम, तो 1 कूलम से मैंने इस फोर्स को डिवाइड भी किया, तो ओवरऑल क्या बन गया, KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी मैं आपको बता के जा रहा हूँ, और ये वेक्टर वेक्टर फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन फॉलो करता है। तो मल्टीपल चार्जेस भी होंगे, तो उनकी वजह से मल्टीपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी एक पॉइंट पर। जैसे कि एक पॉइंट है, ये एक चार्ज आपने यहाँ पर कह दिया ये Q1 है, ये वाले चार्ज को आपने कह दिया Q2 है, ये वाला R1 है, ये R2 है। तो ये वाली एक फोर्स है, ये कौन हो गई, F1, और ये वाली एक फोर्स हो गई, ये कौन हो गई, F2। F2 वेक्टर, F1 वेक्टर, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं इनके बीच में। तो F वेक्टर रिजल्टेंट क्या होगी, रिजल्टेंट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। समझ में आया आपको? तो ये सारी बातें हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़ी हुई। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। तो फिलहाल इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये एक बेसिक बेसिक आइडिया जो मैं देता चल रहा हूँ,
तो कोई भी बच्चा कहीं भी कुछ टॉपिक जाके शुरू करना चाहता है तो एक बार ये बेसिक लेक्चर्स की सीरीज जरूर देखे, आपको होल सोल एक आइडिया मिल जाएगा कि फिजिक्स में इन टॉपिक से जुड़ी बातें होती हैं। तो कहीं पे भी आप जाके कोई भी कोर्स शुरू कर सकते हो इन बेसिक लेक्चर्स को देखने के बाद। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी लेक्चर में, तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बो बॉय, एंजॉय।